नमस्कार साथियों। पिछले 2 दिन से प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, धमकी देने की राजनीति जारी है। कांग्रेस नेतृत्व को और खास तौर से कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। नेशनल हेराल्ड का केस है, इसके विस्तार से आपको जानकारी सांसद और मेरे साथी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी देंगे। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक संकट से हम गुजर रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये एक प्रयास है। जो जनता की मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर, विदेश नीति को लेकर, अमेरिका को लेकर, चीन को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था में जो हमें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उस पर तो बहस नहीं होने देंगे संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो ये इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रयास किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है और सूत्रधार 2 व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता ही आपराधिक है। ये आपराधिक मानसिकता 2 व्यक्ति सूत्रधार हैं इस राजनीति के। हम चुप नहीं रहेंगे। आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं और आज सारे देश भर में अलग विभिन्न राज्यों में पीसीसी और डीसीसी के द्वारा प्रदर्शन भी हुए हैं ये ईडी के मामला को लेकर। तो हमें चुप नहीं किया जा सकता। जो कुछ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करें, हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे नेता और हमारी पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, हम उठाते रहेंगे। तो अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी आपको विस्तार से इस केस की क्या पृष्ठभूमि है, इसकी हकीकत क्या है, जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर इस केस को अपराध बनाया जा रहा है, क्राइम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर हकीकत क्या है, असलियत क्या है, आपको अभिषेक मनु सिंघवी जी बताएंगे। धन्यवाद जयराम जी। दोस्तों, I'll be showing to you and I'll make it as factual and simple as possible, and frequently these issues get lost in rhetoric or legalese, but I want to genuinely show to you why there is not even the whiff of a crime, not even a whiff of a crime of any sort, and how a fake issue created around a fake narrative, created around a non-existent case, is meant to deviate, diverge and digress for the reasons we all know, because reasons like unemployment are difficult to answer, falling GDP is difficult to answer, social unrest is difficult to answer. And this is actually a case which is nothing but vendetta in legal disguise. The ED should answer that why no NDA ally, no BJP leader is ever touched by the ED. Selective justice is actually nothing but political thuggery. ये दोस्तों अजीबोगरीब केस है और मैं वास्तव में आपको ये प्रमाणित करूंगा कि अजीबोगरीब केस क्यों है
और अगर ये राजनीतिक द्वेष का एक बहुत बड़ा उदाहरण नहीं होता तो ये हास्यास्पद होता कानूनी रूप से। विश्व के 7 अजूबों में मैं इसको गिनूंगा। मैंने कल कहा था कि इट्स अ वन ट्रिक वंडर। मनी लॉन्ड्रिंग केस पहली बार बना है मनी के बिना स्थानांतरण होने के। रुपया बिना स्थानांतरण हुए 1 मिलीमीटर मूव किए मनी लॉन्ड्रिंग बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस बना है प्रॉपर्टी संपत्ति के 1 मिलीमीटर बिना स्थानांतरण हुए, ट्रांसफर हुए, मूव हुए। कैसे हुई ये कहानी? और ये आवश्यक है आप लोगों को समझना कि आपके जरिए देश को समझना आवश्यक है। ये सिर्फ डिटेल की बात नहीं, कानून की बात नहीं है। एजेएल एक जानी मानी कंपनी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई दशकों पुरानी है, कुछ वर्षों में उसकी शताब्दी होगी। एक विशेष सेट ऑफ मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, संदेश ले जाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पे वो बनी थी और चलती रही। वाणिज्य के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर वो सफल नहीं हुई, जैसा कि कई ऐसी चीज़ों में होता है जो आदर्शवाद से चलती हैं, कई संस्थाओं में होता है। इसलिए आर्थिक रूप से वो तकलीफ में पड़ी। कई सालों तक आर्थिक रूप से गिरावट हुई। एजेएल जो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उन सालों में, लगभग 50 सालों में, अलग अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था इत्यादि इत्यादि, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपये दिए। कई दशकों बाद वो टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेरल्ड, जो एक कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेरल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज, अलग अलग विभिन्न भागों में, तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। पुनर्निर्माण का बड़ा एक सरल तरीका था कि इसको डेट फ्री कंपनी बनाना है, इसको ऋण न रहे। तो ये जो लोन था, ये 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पे, उसको ट्रांसफर किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया। वो क्या कंपनी थी, मैं अभी आऊंगा उस पर। अब वो ऋण जब ट्रांसफर हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ ऋण कागजी के, कांग्रेस पार्टी का ऋण, अब वो ऋण रहेगा यंग इंडिया का। उस ऋण को मिटाना आवश्यक था, नहीं तो एजेएल मजबूत कैसे होती, नेशनल हेरल्ड मजबूत कैसे होता। तो उसको मिटाया गया एक चीज ऐसी करके जो दुनिया भर के हर कंपनियां, आप लोग दिन प्रतिदिन करते हैं, निजी रूप से भी और पब्लिक रूप से भी। उस ऋण को हिस्सेदारी में कन्वर्ट किया, यानी कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। तो 90 करोड़ के ऋण को कन्वर्ट कैसे किया? एजेएल के शेयर्स इश्यू हो गए यंग इंडिया को, तो यंग इंडिया बन गई 90-99% शेयर होल्डर एजेएल की। और यंग इंडिया में डायरेक्टर्स थे, मोतीलाल वोरा साहब थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, सैम पिट्रोडा हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इतना ही हुआ। अब यहां पर एक फुल स्टॉप, विराम चिन्ह डाल दीजिए, ये जरूरी है समझना आपके लिए। ये संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां 100 एजेएल के, इसको 100 मानिए। कोई कानपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई इधर है, उधर है। ये एजेएल है, ये इन सबकी मालिकाना हक रखती है। इस कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग चली गई यंग इंडिया में। ये यंग इंडिया है। न ये अचल संपत्ति हिली, न एजेएल हिली, 1 रुपया नहीं हिला, न संपत्ति हिली, कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ, बेचना खरीदना नहीं हुआ। अब आते हैं यंग इंडिया क्या है। बड़े अजीब तरह के हम लोग सब मूर्ख होंगे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे, हम स्थानांतरण करना चाहते थे संपत्ति का और रुपये का, तो हमने बनाई यंग इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख भी अगर हमारा ये उद्देश्य होता तो यंग इंडिया नहीं बनाता। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया है कानून में जिसको कहते हैं सेक्शन 8 अनुच्छेद 8 की नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी। मतलब क्या होता है इसका? हर कंपनी में 2 या 3 चीजें होती हैं। एक तो जो कमाई होती है, जो रुपया आता है उसमें जो भी कमाई होती है, उस सबको आप डिविडेंड के तौर पे बाहर दे सकते हैं उसके शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी में 1 पैसा, अगर ये 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ भी प्रॉफिट बनाती है, तो 1 पैसा
आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, प्रतिबंधित है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। दूसरा, कोई सैलरी नहीं, कोई पर्क्स नहीं, कोई घर गाड़ी नहीं। तीसरा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं इस कंपनी ने, न बेची। चौथा, इसने कोई आर्थिक कार्यक्रम कुछ किया ही नहीं, कोई आर्थिक क्रिया, वाणिज्य की क्रिया। ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी थी। अब इन तथ्यों पे जब न प्रॉपर्टी हिली, जो भी कानपुर, बरेली, दिल्ली की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी हैं, उनका मालिक अभी भी एजेएल ही है। सिर्फ एजेएल की शेयर होल्डिंग अब 99% यंग इंडिया की है, और यंग इंडिया में बैठे हैं 3-4 डायरेक्टर्स जिनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता है। तो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग? अरे एक मिनट खत्म करने दीजिए। मैंने नहीं, आपने रेणु जी सुना नहीं, इसलिए वापस दोहरा रहा हूं, आप सुन नहीं रही हैं। यंग इंडियन का मैंने 2 बार बोला, आपने सुना नहीं। आप नोट्स लीजिए। यंग इंडियन के हैं सोनिया गांधी जी, मैंने बोला, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी थे, सैम पित्रोदा जी हैं, ऑस्कर फर्नांडिस थे, शायद एक नाम और भी होंगे, यही मुख्य नाम है, सुमन दुबे होंगे। तो आपको जब पता है तो क्यों बीच में मेरे को आप इंटरप्ट कर रही हैं? अच्छा, नंबर 2, नाउ जब मूल बात ये नहीं है कि कौन थे नाम, मूल बात ये है कि जब ये लोग हैं या कोई भी लोग हो, तो कोई डिविडेंड, कोई फायदा किसने कहां उठाया, इसका मैं आज बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं जनता से, देश से, आपसे, और आपके जरिए ईडी से भी। सिर्फ ये केस है कि 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया को देकर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सब प्रॉपर्टीज की जो एजेएल ओन करता है। जो लोग डायरेक्टर हैं यंग इंडिया के, यानी गांधी परिवार के, और जो लोग कुछ वृद्ध लोग हैं, उन सब ने ये पैसा और प्रॉपर्टी हड़प ली। अरे भाई, किस डायरेक्टर ने कुछ खरीदा, बेचा, लिया, पैसा मिला, प्रॉपर्टी गई? एक तो बताइए, मनी ट्रेल कहां है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है? अगर किंडरगार्टन क्लास का व्यक्ति पहले वर्ष जो कानून में है वो उसको उठाए तो वो हंसने लगेगा। अब एक और कानूनी चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। 1955 में, कितने साल हो गए 55 को आज? लगभग 70 साल हो गए, 65 साल हो गए। एक निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, यानी इतना पुराना निर्णय है जिसकी आज ईडी मजाक उड़ा रही है, 5 न्यायाधीश का, उसको कहते हैं बच्चा गजदर। वो कहता है कि अगर ये होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर हैं इस सब्सिडरी के, अगर 100% है, तो भी ये कंपनी होल्डिंग इस कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं ये और ये, उसकी हकदार नहीं है, ओनरशिप नहीं, ओनरशिप इसी में रहती है। ये एक सिद्धांत है, कई बार हुआ है, वोडाफोन में भी यही हुआ, इत्यादि इत्यादि। मैं आपको कानून से बोर नहीं करूंगा। तो भैया, जब एजेएल की संपत्ति एजेएल की है, एजेएल की संपत्ति ट्रांसफर हुई नहीं कभी यंग इंडिया को, कानून में यंग इंडिया जब तक वो खरीदता नहीं है वो प्रॉपर्टीज, तब तक मालिकाना हक रहता है एजेएल का। तो यंग इंडिया से एक और स्टेप आगे उसके डायरेक्टर्स कहां से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? कृपया ये बताएंगे कोई? ये कुछ नहीं बताया जाता है। बताया जाता है कि माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी 3 दिन 5 दिन आइए इंटेरोगेशन के लिए। ये केस शुरू किया था माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। ये बड़ा रोचक एक प्रसंग है। उनके जो केस शुरू किया, सरकार को कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगी थी, सरकार को कुछ नहीं लगा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जब उन्होंने केस शुरू किया, कुछ दिन चला, उसके बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टेक्निकल प्रोसीजर के आधार पर अपने ही केस का दिल्ली हाईकोर्ट जाके स्टे करवा दिया। मैजिस्ट्रेट में शुरू हुआ, सेशंस कोर्ट में हुआ, उन्होंने जाके स्टे, अभी तक स्टे पड़ा है। अलग से इसको हाईजैक करके, और मैं समझता हूं स्वामी जी काफी क्षुब्ध होंगे इस हाईजैक से, सरकार ने ये शुरू कर दी मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस, जो पहले कभी नहीं किया उन्होंने। और उसके आधार पर लगभग 2 दिन तक, कितने घंटे मुझे याद नहीं है, सोनिया जी को बुलाया, उन्होंने सब प्रश्न बार बार वही प्रश्न दोहराकर वापस उत्तर दे दिया, सभी डॉक्यूमेंट्स सैकड़ों बार दे दिए। राहुल गांधी जी को तो उन्होंने विशेष रूप से बुलाया, 5 दिन, मैंने काउंट किया था, 52 घंटे बिठा के रखा, 55 घंटे उन्होंने वो सब प्रश्न आंसर कर दिए, सब वो दे दिए। अब उसी श्रृंखला में, उसी प्रक्रिया का जो अंत है वो अब है ये कि उसमें चार्जशीट फाइल हुई है। बाय द वे, आप लोगों को पता नहीं है शायद कि
इसमें चार्जशीट का एक अवकाश मिलता है 1 साल का। वो 1 साल खत्म हो रहा था 9 अप्रैल को, तो उन्होंने चुपचाप 9 अप्रैल को फाइल कर दी। कल परसों जो देखा आपने वो मीडिया ऑप्टिक्स थी, फाइल उन्होंने कर दी थी 9 अप्रैल को, जब खत्म हो रहा था इसका समय सीमा। तो मैं एक बात अपनी ये अंत करना चाहता हूं कह के कि एक व्यक्ति ने, देखिए 3 लोग हो सकते हैं जो आरोप लगा सकते हैं। एक तो है ये AJL के शेयर होल्डर्स, एक है जनता जनार्दन, आप और मैं। इस 100 करोड़ 150 करोड़ के लोगों की आबादी में एक व्यक्ति ने चीटिंग एलिगेशन नहीं लगाया कि AJL में चीटिंग हुई है, एक व्यक्ति ने। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपको उत्तर दे दिया। तो मैं कंक्लूजन में इस मुद्दे पे ये कहूंगा कि ये एक, मैंने कहा था अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है ये। कानून का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा है, एक मील पत्थर है जो तथ्य विहीन है, जो कानून का मजाक है, जो कानून को विकृत करने की एक प्रक्रिया है, प्रतिशोध की राजनीति का द्योतक है, प्रताड़ित करने की राजनीति का द्योतक है, मीडिया लीक्स द्वारा काम चलाने का द्योतक है, दुष्प्रचार झलकाता है। और ये प्रश्न उठाता है, रोचक प्रश्न है, that in the last 8 years 5422 ECIR होता है FIR की जैसे PMLA में, 5422 और 5300, एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं अवेलेबल नहीं है, 8 साल में रजिस्टर हुआ है। इसका मतलब है 98%, उससे पहले के फिगर अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो 98% पिछले 8 साल में ये केसेस रजिस्टर हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें आपने कन्विक्शन कितने पाए हैं। जो इनका औपचारिक आंकड़ा कुछ महीनों पहले का है वो है 25 कन्विक्शंस। उसका आंकड़ा अगर परसेंटेज टर्म में परिवर्तित करें तो लगभग 1% है, 1%। हाँ, अगर आप ये पूछें कि ये इतने सारे केसेस में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध कितने हैं, तो अगर वो आप मान लीजिए कि 100 हैं केस ऐसे, तो उन 100 में जो मैं माफी चाहता हूं, अगर 100 केसेस ऐसे हैं जो राजनीतिक लोगों के विरुद्ध हैं, तो 98% उस 100 में से प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध है। जितने भी केस हो PMLA को एक कैटेगरी छोड़ दीजिए जो बिजनेसमैन के विरुद्ध है, किसी और के विरुद्ध है, जितने भी केसेस राजनीतिक लोगों के विरुद्ध है उसमें से 99 या 98 या 97% प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध है, और कन्विक्शन रेट आपकी 1% रही है। ये प्रश्न उठता है कि ये सरकार ने इसको अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना रखा है, ED को। सरकार ने इतनी बेशर्मी से बार बार इसका दुरुपयोग किया है, बदले की कार्रवाई के लिए उपयोग किया है, और आज तक जो मैंने तथ्य उठाए हैं आपके सामने उसकी बात कभी कोई नहीं करता है, कहीं नहीं। आपको क्या बोलते हैं? 3 चीज बोलते हैं कि अगर ये था तो खत्म क्यों नहीं हुआ केस। अरे भाई खत्म कैसे हुआ? केस अपनी प्रक्रिया में चलेगा, आप सरकार है, आप चलाते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, समय लगता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि ये पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन आप इसको लटकाना चाहते हैं, आप इसको एक पूरे मीडिया में और समाज में बार बार दोहराना चाहते हैं। तथ्यों पर क्या आंसर है? कौन सा रुपया मूव किया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या है, क्राइम कमिटेड क्या है, क्रिमिनल इंटेंट क्या है, फायदा किसने उठाया, इन किसी प्रश्न में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। किसको कितना फायदा मिला, तो ये मूल मुद्दा है। इसलिए आपको बरगलाने, आपको बहकाने और पूरे देश को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक जी। मैं एक दो पॉइंट जो अभी अभिषेक सिंघवी जी ने उठाया है उसको मैं फिर से दोहराऊंगा। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में और सारे विश्व में जो कंपनी लॉ होता है, जो कंपनी के लिए कानून बनाए जाते हैं, कंपनी खोलने की, कंपनी चलाने की, कंपनी बंद करने की, जो कंपनी लॉ होता है, उस कंपनी लॉ के मुताबिक अगर किसी भी कंपनी ऋण मुक्त होना चाहती है तो उसके पास कई तरीके होते हैं, और एक तरीका है एक नया कंपनी बनाओ,
और जो ऋण आपके पास है उसको ट्रांसफर करो। ये कोई क्राइम नहीं है, ये कानूनी व्यवस्था है, कानून में प्रावधान है। और सारे विश्व में और हमारे देश में हजारों ऐसे मिसाल हैं जहां कंपनियां ऋण से मुक्त होने के लिए नए कंपनियां खोलते हैं और उसको ऋण ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि यहां कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, कंपनीज एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि यहां मनी ही नहीं है, लॉन्ड्रिंग ही नहीं है। और क्राइम कहां से आता है? क्राइम यही है कि दो व्यक्ति जिनकी मानसिकता आपराधिक मानसिकता है, वो इस फेक नैरेटिव चला रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया तो विफल हो गई है, पर वो मानते हैं कि फेक इन इंडिया चलाओ। ये फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है तो उन दो सूत्रधारों से हुआ है जिन्होंने इस कानून का दुरुपयोग किया है और ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि क्राइम हुआ है, मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, लॉन्ड्रिंग हुआ है। जो सवाल अभी सिंघवी जी ने उठाया है और पहले भी इन्होंने उठाया है, बार बार उठाते रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। तो ये बिल्कुल एक राजनीतिक मसला है, प्रतिशोध की राजनीति है। अपने विरोधियों के खिलाफ, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ धमकी, प्रतिशोध, उत्पीड़न और डराने की राजनीति है। और ये कानून के पीछे छिप रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है। कानून का उल्लंघन तो वही करते हैं जिनकी मानसिकता आपराधिक होती है। तो ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते देश के 140 साल का इतिहास है, सबसे पुरानी पार्टी है, लंबा इतिहास है, हम पीछे हटेंगे नहीं। और मैं एक चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, जो बार बार राहुल गांधी जी कहा करते थे और हमेशा कहते हैं कि जो लोग डराते हैं वो खुद ही डरे हुए हैं, जो डरे हुए हैं वो डराने की राजनीति अपनाते हैं। और ये एक मिसाल है जो बार बार उठते रहता है। अगर आपके 30 सेकंड समथिंग पर इन्होंने एक रोचक बात कही कि ऋण मुक्त करने के लिए सब लोग कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें मजे की बात सुनिए। इस केस में हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कंपनी ए से कंपनी बी में डेट ट्रांसफर करते हैं। जो बी कंपनी होती है वो नॉर्मल कमर्शियल कंपनी होती है। हमने एक ऐसी साजिश बनाई, हमारा उद्देश्य सोचिए आप, हमारा उद्देश्य है कि डेट ट्रांसफर किसको किया हमने? सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को। मेरे मित्र जयराम जी बात कर रहे थे नॉर्मल कंपनियों की, जिसमें कंपनी ए डेट वाली कंपनी बी को डेट ट्रांसफर कर देती है और कंपनी बी डेट लेने के बाद उस पर शेयर ले लेती है, यानी डेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। लेकिन यहां तो जो ट्रांसफर हुआ वो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी को हुआ। तो मानसिकता क्या थी? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था क्रिमिनलिटी। कोई महामूर्ख भी क्रिमिनल उद्देश्य से सेक्शन 8 कंपनी थोड़ी बनाएगा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है।